कुहू इस वक्त स्कूल के गार्डन में बैठी हुई थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई छोटा डेविल हो। आखिर बचपन से अपने पापा के साथ रहते रहते अपने दुश्मनों को किस तरह से सबक सिखाना है, ये नन्ही शैतान अच्छे से जानती थी। अभी स्कूल खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। कुहू अपने ड्राइवर का ही इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। तभी उसके पास आकर एक क्यूट सा लड़का बैठ गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो ये लड़का उसी के क्लास में पढ़ता था, पर उसने शायद 1 साल सीनियर था। कुहू की इंटेलिजेंट के कारण वह अपने क्लास में सबसे छोटी थी, वरना बाकी सभी बच्चे उससे 1 या 1.5 साल बड़े ही थे। उसने घूरकर उस बच्चे को देखा, पर उस बच्चे ने बदले में क्यूट सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कुहू ने उसके हाथ को घूरा और फिर अपने दोनों हाथ एटीट्यूड से सीखने पर बांधते हुए कहा, और बेबी तुमसे दोस्ती क्यों करेगी? उस लड़के ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, प्लीज ना, तुम बहुत क्यूट हो, मुझे काफी पसंद आई। तुमने जैसे उन सभी नकचड़ी लड़कियों को सबक सिखाया ना, मुझे तुम सबसे अच्छी लगी। खुद की तारीफ सुनकर कुहू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे से यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने उस लड़के की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, ठीक है बेबी तो सबसे खास है, पर तुम में ऐसा क्या है जो बेबी तुमसे दोस्ती करें? कुहू की बात सुनकर उस लड़के ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं हमारे क्लास का टॉपर हूँ। उसकी बात सुनकर कुहू ने फटाक से जवाब दिया, पर अब बेबी टॉप करेगी? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तो टॉप करोगी और मैं सेकंड भी आ गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी ही होगी। उसकी बात सुनकर कुहू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे ये लड़का दिल का काफी साफ लगा। अक्षय के साथ रहते रहते कुहू अच्छे से दूसरे के चेहरे पढ़ना जान चुकी थी। इस लड़के को देखकर उससे नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने कहा, फिर भी तुम अपनी खूबियां बताओ, तभी बेबी डिसाइड करेगी कि बेबी तुमसे दोस्ती करेगी या नहीं। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, बेबी को फुटबॉल खेलना आता है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पेंटिंग आती है, मैं तुम्हें वह भी सिखा सकता हूँ। कुहू ने कहा, ओके ओके बेबी तुमसे दोस्ती करेगी, पर दोस्ती के रूल्स होते हैं, वह तुम्हें मानने होंगे, तभी बेबी तुमसे दोस्ती करेगी। उस लड़के ने झट से अपना सर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मुझसे दोस्ती कर लो। कुहू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। उसकी शैतानी मुस्कुराहट सुनकर वह लड़का एक पल के लिए डर गया, पर फिर उसने कहा, बताओ। कुहू एटीट्यूड से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसके सामने घूमने लगी। उसने कहा, पहली शर्त, तुम अपने सभी सीक्रेट बेबी को बताओगे। अगर बेबी चाहे तो अपने सीक्रेट तुम्हें नहीं बताएगी, पर अगर बताने लायक हुए तो बेबी भी तुम्हें बताएगी। बताओ मंजूर है? उस लड़के ने जल्दी से कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम बेबी को किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करोगे, पर अगर बेबी चाहे तो तुम्हें रोक टोक कर सकती है। बताओ मंजूर है? उस लड़के ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। कुहू ने फिर कहा, तीसरी शर्त, अगर तुम किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहो और बेबी को वह लड़की पसंद ना हो तो तुम्हें दूसरी लड़की देखनी होगी। उस लड़के ने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है। कुहू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तो ठीक है बेबी, तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। इतना कहकर कुहू ने अपना छोटा सा हाथ आगे कर दिया। उस लड़के ने जल्दी से उसका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से हम दोनों पक्के वाले फ्रेंड्स। कुहू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेबी के फर्स्ट फ्रेंड हो, इसलिए बेबी कभी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम मेरी फर्स्ट फ्रेंड नहीं हो, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और आज से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो। कुहू ने उसकी तरफ देखकर घूरते हुए कहा, अब ये सब छोड़ो, तुम्हें बेबी का नाम तो पता है, फिर भी बेबी बता देती है, माय नेम इज कुहू मल्होत्रा। अब तुम अपना बताओ। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र कपूर।
कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रुद्र अब से तुम बेबी के बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो बस बेबी को बता देना, बेबी उसकी बैंड बजा देगी। कुहू की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र काफी क्यूट और चबी बच्चा था, उसके गोरे गोरे गाल हंसने पर और भी ज्यादा क्यूट लगते थे। दोनों इस वक्त काफी क्यूट लग रहे थे। रुद्र की हाइट भी कुहू से ज्यादा बड़ी नहीं थी, वह उसे शायद 1 ही साल बड़ा होगा। वहीं उन दोनों को कोई जलती हुई आंखों से देख रहा था। तो आप सब ने सही सोचा, ये कोई नहीं, हमारे कियान महाराज है। कियान का क्लास सेकंड फ्लोर पर था, इसलिए वह खिड़की से गार्डन में मौजूद कुहू और रुद्र को आसानी से देख सकता था। इस वक्त उसके हाथ में पेन था और वह गुस्से से अपनी नोटबुक पर पेन से खुरेद रहा था। साथ में उसकी तीखी नजर कुहू और रुद्र के उस हाथ पर बनी हुई थी जिससे उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं उसके बगल में बैठा अयान हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि कियान ने पूरा नोटबुक ही फाड़ दिया था और वह इस वक्त बेंच पर पेन से खुरेद रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी खिड़की से नहीं हटी। ये देखकर अयान ने मन ही मन सोचा, ये क्या देख रहा है। इतना कहकर उसने देखने की कोशिश की, पर कियान के कारण वह देख नहीं पा रहा था। आखिर में उसने झल्लाते हुए कहा, क्या हुआ तुझे। उसकी बात सुनकर भी कियान ने रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर अयान ने गुस्से से कियान के हाथ पर चुटकी काटी, पर लिटिल डेविल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में अयान ने गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए कहा, अरे मेरे बाप, क्या हुआ तुझे, मिर्गी का दौरा पड़ा है तुझे। उसकी बात सुनकर सामने के बेंच पर बैठे शिवांश ने हंसते हुए कहा, मिर्गी का दौरा नहीं, हमारे भाई को जलन का दौरा पड़ा है। शिवांश की बात सुनकर अयान ने अपने सर पर मारते हुए कहा, तू भी इसके साथ पागल हो गया है। शिवांश ने हंसते हुए उसे अपने बेंच पर बुलाया और खिड़की से उसे गार्डन में मौजूद कुहू और रुद्र को दिखाया। दोनों अब बेंच पर बैठ गए थे और एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर हंसते हुए डिंपल पड़ते थे, जिस वजह से वह और ज्यादा क्यूट लगते थे। अगर कहा जाए तो इस वक्त वह दोनों बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस लग रहे थे। उन दोनों को देखकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय कितने क्यूट है दोनों। इन दोनों के मम्मी पापा को तो बड़े होकर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। उसने इतना कहा ही था कि कियान, जो कि उनके पिछले बेंच पर बैठकर पेन से बेंच पर खुरेद रहा था, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अयान। उसके इस तरह से चिल्लाने से अयान और शिवांश एक पल के लिए डर गए। फिर उन्होंने पलटकर कियान की तरफ देखा, जो गुस्से से लाल आंखें लिए कभी उन दोनों को घूरता तो कभी खिड़की से बाहर कुहू और रुद्र को। कियान को देखकर शिवांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों तुझे जलन हो रही है। उसे किसी और के साथ देखकर शिवांश की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलती। शिवांश ने बदले में दांत दिखाते हुए कहा, मेरे भाई, इस जबान भगवान ने बोलने के लिए ही दी है, तो अब अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करूं तो क्या करूं। कियान ने उसी तरह से गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगर तुझे इसके खाली रहने का डर है तो तू चिंता मत कर, मैं इसे काटने में एक पल नहीं लगाऊंगा। कियान की बात सुनकर शिवांश की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था उसका ये सनकी दोस्त कुछ भी कर सकता है। जितना नॉटी था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये बात उसके दोस्तों से बेहतर कौन जान सकता था। वही अयान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कियान की तरफ देखा, जो कि चेहरे पर गुस्सा लेकर शिवांश को घूर रहा था। अयान ने कहा, पर तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो। कियान, हमें तो कुछ नहीं कहा, वैसे सच में ना वह दोनों काफी क्यूट है ना। अयान ने जानबूझकर कियान को चिढ़ाने के लिए कहा और उसके सोचने मुताबिक कियान चिढ़ गया। कियान ने गुस्से से कहा, वह दोनों बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। वह बंदरिया और वह गधा, बंदरिया और गधे की जोड़ी कभी क्यूट नहीं हो सकती। ज्ञान की बात सुनकर आया ने मासूमियत से कहा, ये तो क्या कह रहा है, देखना वह बेबी कितनी क्यूट है और उसका बाबू भी कितने क्यूट जोड़ी होगी ना, बेबी और बाबू। अयान कहते हुए कियान के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
तभी कुहू की कार गेट से बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर कुहू ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा और उसे गले लगाकर चली गई। तभी कियान की नजर खिड़की से बाहर कुहू पर गई। जब उसने रुद्र को गले लगाया तब कियान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से पंच दीवार पर मारा, पर उसके छोटे से हाथ पर ही लग गया, जिसे देखकर आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे भाई, बड़ा तो हो जा, भले ही तुझ में ताकत है, पर तू सीमेंट की दीवार को तो नहीं तोड़ सकता ना। कियान ने कुछ नहीं कहा और अपनी बैग उठाकर सीधा क्लास से बाहर चला गया, क्योंकि छुट्टी के लिए बेल बज चुकी थी। सभी लोग भी अपनी बैग उठाकर बाहर चले गए। सभी लोग अमीर परिवार से आते थे, इसलिए सबको लेने के लिए उनकी उनकी कार आई हुई थी। सब लोग अपनी कार में बैठकर चले गए। दूसरी तरफ एक कैफे में इस वक्त साहिल और अनिका एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। साहिल मुस्कुराते हुए अनिका के चेहरे को घूर रहा था। अनिका गुस्से से उसे घूर रही थी, क्योंकि साहिल ने जबरदस्ती उसे खुद के साथ डेट पर आने के लिए मजबूर किया था। साहिल ने वसुधा जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके दिग्विजय जी को मनाने के लिए कहा था, इसलिए दिग्विजय जी ने जबरदस्ती अनिका को साहिल के साथ डेट पर जाने के लिए कहा था। और अनिका इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ रही थी कि साहिल उसे बार बार किसी पागल आशिक की तरह घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट अनिका को इस तरह से चुभ रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वह हाथ में पकड़े चाकू और चम्मच से साहिल का काम तमाम कर दे, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने सामने रखे बर्गर को इस तरह से काट रही थी जैसे वह बर्गर ना होकर साहिल का सर हो। साहिल भी उसे चिढ़ाने के लिए बार बार उसे जानेमन, ठीक से खाओ, कितनी पतली हो गई हो, मुझे फर्स्ट नाइट पर कैसे जेल पाओगी, यह सब कहकर चिढ़ा रहा था। अनिका, जिसे कभी कोई परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करता था, साहिल ने उसके दिमाग का पिछले 1 घंटे से दही बना दिया था। आखिर में उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा चाकू साहिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला तो यहीं पर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। उसके हाथ में पकड़ा चाकू देखकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जानेमन, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो, पर जब सामने तुम जैसी खूबसूरत हसीना हो, हम कैसे तुम्हारा दीदार करने से अपनी इन आंखों को रोकूं। उसकी बात सुनकर अनिका ने अपने बाल नोचते हुए कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। साहिल ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जानेमन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अनिका ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज मुझे चुपचाप खाने दो, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। साहिल ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी दादी को कहकर तुम्हारे दादाजी को फोन करके बताऊंगा कि तुम मुझे आधी डेट में छोड़कर भाग गई। आखिर में पूरे 3 घंटे अनिका को परेशान करने के बाद साहिल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी, आज की डेट में हमेशा याद रखूंगा तुम्हारे साथ मैंने स्पेंड किया हुआ टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जल्दी ही दादी से तुम्हारे दादू से बात कह के हमारी शादी का इंतजाम करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। वहीं अनिका ने चैन की सांस ले, क्योंकि उसे इस नमूने से पीछा छुड़वाना था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही साहिल ने उसे जाने के लिए कहा, वह इस तरह से दौड़कर भागी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता भागा हो। उसके जाते ही साहिल ने हंसते हुए कहा, भाग लो जितना भागना है, आखिर एक दिन तुम मेरी बाहों में मेरे साथ होगी और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। जानेमन, इतना कहकर साहिल सीटी बजाते हुए अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल गया। अवनी का कॉलेज। इस वक्त अवनी अपने क्लास में सबसे पिछली सीट पर आराम से घोड़े गधे बैठकर सो रही थी। वही उसके साइड में बैठी अवनी की दोस्त सानवी अपने सर पर हाथ रखे हुई थी, क्योंकि आप उनके सबसे खड़ूस प्रोफेसर जो कि उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वह क्लास में आने वाले थे और अवनी मैडम उठने को तैयार नहीं थी।
तभी क्लास में सभी बच्चे जो एक दूसरे से मजे से बात कर रहे थे चुपचाप अपनी सीट पर आकर किसी सिंसियर बच्चे की तरह बैठ गए और दरवाजे से एक करीब 50 साल की उम्र के प्रोफेसर अंदर एंटर हुए। उनके सर पर एक भी बाल नहीं थे, उनके चेहरे पर सिर्फ सीरीनेस थी। वह अंदर आए, उन्होंने सब बच्चों को शार्पली घूरा। तभी उनकी नज़र सबसे पिछली सीट पर सो रही अवनी पर गई। उन्होंने गुस्से से कहा, अवनी मल्होत्रा कॉलेज में अवनी की रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी सिवाय प्रिंसिपल के। वही इस तरह से उनके चिल्लाने से सभी लोगों का ध्यान पिछली सीट पर गया। सानवी ने अपने सर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। प्रिंसिपल के इस तरह से चिल्लाने के बाद भी अवनी के कान पर जू तक नहीं रेंगी, उल्टा वो मजे से फिर से अपने सर पर हाथ रखकर सो गई। प्रोफेसर, जिनका नाम था उपाध्याय, उन्होंने फिर से कहा, अवनी मल्होत्रा। उन्होंने बगल में बैठी सानवी से कहा, उठाओ उसे। सानवी ने अवनी को धक्का देकर उठाने की कोशिश की। अवनी ने मुंह बनाकर कहा, सोने दो ना। सानवी ने कहा, अरे उठ जा, मेरी माँ टिकलू सर आए हैं, वरना वह हम दोनों का काम तमाम कर देंगे। अवनी ने अपनी आंखें खोली और झट से खड़ी हो गई। उसने गुस्से से सामने खड़े उपाध्याय सर को देखकर गुस्से से कहा, क्यों बे टिकलू, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? अवनी ने गुस्से से कहा। वही अवनी की बात सुनकर प्रोफेसर उपाध्याय गुस्से से लाल पीले हो चुके थे। वही सभी लड़के लड़कियां हैरानी से अवनी को देख रहे थे, क्योंकि उसने खुद शेर की गुफा में अपना सर डाल दिया था। प्रोफेसर उपाध्याय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तमीज कहाँ है तुम्हारी? तभी अवनी को ध्यान आया कि उसने गुस्से के चक्कर में क्या कर दिया। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाए और अपने सामने खड़े यमराज को देखा, क्योंकि इस वक्त प्रोफेसर उपाध्याय किसी यमराज से कम नहीं थी। उसके लिए उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, सर मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने तो इससे कहा। इतना कहकर उसने अपने क्लास में बैठी एक लड़की जिसका नाम अनन्या था उसकी तरफ इशारा किया। सब लोगों ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या काफी ज्यादा घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। प्रोफेसर उपाध्याय ने गुस्से से कहा, तुम्हें कहाँ से वो गंजी नजर आती है? वही अनन्या भी अपने जगह से खड़ी हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम पागल अवनी, किसी को कुछ भी कहोगी? एक तो ये लड़के जैसे कपड़े पहन के आती हो, ना कोई स्टाइल है ना फैशन, पता नहीं किस भिखारी के घर में पैदा हुई थी। खुद के लिए भिखारी सुनकर अवनी, जो कि प्रोफेसर को मनाने की तैयारी कर रही थी, उसने गुस्से से अनन्या को घूरते हुए कहा, क्यों बे गंजी, सलून नहीं गई थी तू अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए? और क्या कहा तूने मुझे भिखारी? तेरी पूरी फैमिली को खरीद सकती हूँ खड़े खड़े। अवनी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा अमीर अनन्या ही थी। अवनी के रियल स्टेटस के बारे में कोई नहीं जानता था। अनन्या गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अवनी को घूरते हुए कहा, ना बोलने की तमीज है ना खाने की, किसी जंगली की तरह कॉलेज जाती हो, टीचर्स की इंसल्ट करती हो, जबरदस्ती लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, जबकि उन्हें एक किस भी नहीं दे सकती। अनन्या ने यह बात काफी एटीट्यूड से कही थी, क्योंकि अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड जिसने अवनी को अनन्या के लिए छोड़ा था, वह इस वक्त अनन्या के साथ बैठा हुआ था। अनन्या की बात सुनकर अवनी का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से से अपने बेंच पर से खड़ी होकर सीधा अनन्या के बेंच की तरफ गई। उसने अनन्या के बालों को खींचते हुए कहा, क्यों बे भूतनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कमेंट करने की? तो जानती भी है कि अवनी मल्होत्रा है कौन? अवनी की यह जंगली वही हरकत देखकर प्रोफेसर उपाध्याय गुस्से से चिल्लाए, छोड़ दो उसे अवनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रोफेसर उपाध्याय की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से कहा, टिकलू, तुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। और सुन, मैंने टिकलू तुझे ही कहा था। अवनी ने गुस्से से अनन्या के बालों को खींचना जारी रखा। इसी तरह से उसके हाथ में अनन्या की विग आ गई, जिसे देखकर वो हंसने लगी। वही अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने भी अवनी के बालों को खींचना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियों की फाइट देखकर क्लास में मौजूद सभी लोग हंस रहे थे। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अवनी का कॉलेज।
अवनी के क्लास में इस वक्त अवनी और उसकी क्लासमेट अनन्या एक दूसरे के बालों को खींच रही थी। पूरा क्लास दोनों का तमाशा देख रहा था और मजे ले रहा था। वहीं अवनी की दोस्त सानवी अपने सर पर हाथ रखकर यह सब देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अवनी किसी चुड़ैल से कम नहीं है। अगर एक बार वह किसी को पीटना चाहे तो उस इंसान की हड्डी पसली तोड़कर रहती है। वहीं अनन्या को भी वह अच्छे से चाहती थी कि अनन्या अगर किसी के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाए तो फिर ऐसे इंसान को छोड़ती नहीं है। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं प्रोफेसर उपाध्याय गुस्से से दोनों लड़कियों को देख रहे थे, जो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। प्रोफेसर उपाध्याय ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों अभी के अभी एक दूसरे को छोड़ो, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम दोनों ही भुगतोगी। प्रोफेसर की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से कहा, टिकलू तू चुप कर, वरना तेरा सर यहाँ पर पटक पटक के मारूंगी। अवनी की बात सुनकर प्रोफेसर उपाध्याय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक उनके साथ इतनी बदतमीजी से किसी ने बात नहीं की थी, पर अवनी ने आज लगातार उनकी इंसल्ट पूरे क्लास के सामने कर रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, अवनी मल्होत्रा तमीज भूल चुकी हो तुम। अवनी ने गुस्से से कहा, तो आपको तो तमीज है ना, तो चुप रहिए, वरना इस चुड़ैल के साथ साथ आज आप भी गए। इतना कहकर उसने अनन्या के बालों को खींचना जारी रखा। अनन्या के बाल काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे, जिस वजह से उसने बालों का ट्रीटमेंट कराया था और उसकी विग अवनी ने खींचातानी में निकाल दी थी, जिस वजह से अब वह काफी अजीब लग रही थी। अवनी गुस्से से अनन्या के बालों को खींच रही थी और अनन्या भी उसके बालों को खींच रही थी, पर अवनी का फोर्स ज्यादा था, जिस वजह से अनन्या को दर्द हो रहा था। अनन्या ने गुस्से से चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा, जो कि पहले अवनी का बॉयफ्रेंड था। उसने गुस्से से कहा, समीर, वही समीर जो हैरानी से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपनी कर्ट गर्लफ्रेंड का झगड़ा देख रहा था। जैसे ही उसने अनन्या की आवाज सुनी, वह दौड़ते हुए अनन्या के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बीच में पकड़ झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। ये देखकर अनन्या ने गुस्से से कहा, तुम इस चुड़ैल को पकड़ो, यह मुझे मार रही है। अनन्या की बात सुनकर अचानक से समीर को यह एहसास हुआ कि वह इस तरह से तमाशा नहीं देख सकता, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करनी चाहिए। उसने गुस्से से अवनी को पकड़ना चाहा, पर अवनी ने कसके एक लात उसके प्राइवेट पार्ट में मार दी। अवनी ने इतनी जोर से मारा था कि समीर अगले ही पल जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसे काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज से निकल रही थी। वहीं सभी लोगों ने यह एक्शन देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वही अनन्या ने जब ये देखा, तब उसने गुस्से से अवनी के गाल पर अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को इस तरह से मारने की। अनन्या के लंबे नाखून अवनी के गोरे गाल पर चुभ गए, जिससे उसके गोरे गोरे गालों पर निशान बन गए। ये देखकर अवनी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। उसने गुस्से से अनन्या के गाल पर एक कस के तमाचा मारते हुए कहा, चुड़ैल, तुझे और तेरे बेबी को तो मैं बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका आऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल पर इस तरह के निशान बनाने की, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दोनों लगातार एक दूसरे को मार रही थी। वही पूरा क्लास उन्हें रोकने की बजाय सीटी बजा बजाकर उन्हें अच्छे से लड़ने के लिए कह रहा था। प्रोफेसर उपाध्याय अब काफी गुस्से में आ गए थे। वो गुस्से से एक लड़के की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, जल्दी से गार्ड्स को बुलाकर लाओ और इन दोनों लड़कियों को प्रिंसिपल केबिन में लेकर आने को कहो। इतना कहकर वह गुस्से से क्लास से बाहर चले गए। कुछ देर बाद बाहर से 4 गार्ड्स अंदर आए। उन्होंने जबरदस्ती अवनी और अनन्या को एक दूसरे से अलग किया और दोनों को खींचते हुए प्रिंसिपल केबिन की तरफ ले जाने लगे। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अनन्या और अवनी एक दूसरे को जानी दुश्मन की तरह घूर रहे थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल केबिन में प्रिंसिपल चुपचाप अपनी
चेयर पर बैठी हुई थी। प्रिंसिपल एक लेडी थी जिनकी उम्र यही कुछ 55 साल के आसपास होगी। वह काफी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखा, जो इस वक्त किसी कार्टून से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि दोनों के चेहरे का मेकअप खराब हो चुका था। दोनों के बाल बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी कई जगह से फटे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की किसी ने बहुत अच्छे से पिटाई की हो। वही उनके बगल में ही गुस्से से खड़े प्रोफेसर उपाध्याय अवनी को ही घूर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम, जिनका नाम द्रौपदी आचार्य था, उन्होंने आखिर में कहा, तो क्या हुआ बताओ। उनके इतना कहते ही प्रोफेसर उपाध्याय ने गुस्से से कहा, प्रिंसिपल मैडम, इन दोनों लड़कियों ने आज मेरा पूरा एक लेक्चर बर्बाद कर दिया। पूरे क्लास में ये दोनों तमाशा कर रही थी। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से दोनों को घूरा। वही प्रोफेसर उपाध्याय की बात सुनकर द्रौपदी आचार्य ने अपने चश्मे को फिर से ठीक करते हुए ऊपर से नीचे तक अवनी और अनन्या को घूरने के बाद रहा, तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों ने क्यों तमाशा किया। प्रिंसिपल की बात सुनकर अनन्या ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इनसे मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यही थी जिसने झगड़ा शुरू किया। ये क्लास में सो रही थी और जब सर क्लास के अंदर आए तब इसने सर को टिकलू कहा, और जब सर को गुस्सा आ रहा था तब उसने कहा कि इसने सर को नहीं बल्कि मुझे कहा है। आप ही बताइए प्रिंसिपल मैडम, क्या मैं आपको गंजी देखती हूँ? और अब गलती किसकी है यह आप खुद ही डिसाइड कीजिए। अनन्या की बात सुनकर प्रिंसिपल ने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो या सोने? अवनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, पहली बात, मैं सो नहीं रही थी। मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर सर ने जबरदस्ती उठाया और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया। पर सच में मैंने वह सर के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैंने इसके लिए कहा था। इतना कहकर उसने अनन्या की तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल मैडम ने अवनी को घूरते हुए कहा, पर यह कहाँ से तुम्हें गंजी नजर आ रही है? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखना है मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने अवनी को घूरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अवनी ने झटके से अनन्या की विग निकाल कर फेंक दी। वही अनन्या के असली बाल देखकर एक पल के लिए द्रौपदी आचार्य भी हैरान हो गई, क्योंकि अनन्या के बाल लगभग झड़ चुके थे, जिसका कारण ये था कि अनन्या काफी ज्यादा मेकअप और हेयर के प्रोडक्ट्स यूज करती थी, जिस वजह से अब उसके बाल काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। वही अवनी की इस हरकत से अनन्या को काफी गुस्सा आया। उसने गुस्से से अवनी को थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर अवनी का दिमाग खराब हो गया। उसने भी गुस्से से अनन्या को थप्पड़ मार दिया और फिर दोनों एक दूसरे पर किसी जंगली बिल्लियों की तरह झपट्टा मारने लगी। प्रिंसिपल के केबिन में दोनों बिना किसी पर ध्यान दे एक दूसरे को मारने पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। हालांकि अवनी अनन्या पर भारी पड़ रही थी, पर अनन्या भी गुस्से से पागल हो चुकी थी, जिस वजह से वह भी किसी पागल सांड की तरह अवनी पर टूट पड़ी थी। वही प्रोफेसर उपाध्याय की तरह है। अब प्रिंसिपल भी काफी गुस्से में आ गई थी। यह प्रिंसिपल अभी अभी दूसरे कॉलेज से ट्रांसफर होकर यहाँ आई थी और पुराने प्रिंसिपल को रिटायर होकर 1 महीना ही हुआ था, जिस वजह से प्रिंसिपल अवनी की असली आइडेंटिटी नहीं जानती थी। उन्होंने गुस्से से अपने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत हुआ तुम दोनों का। अपने अपने पेरेंट्स को फोन करो और जल्दी से यहाँ आने को बोलो, वरना तुम दोनों को मैं कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बदतमीजी कर ली। प्रिंसिपल की बात सुनकर अनन्या और अवनी का चेहरा अचानक से बदल गया। कुछ देर बाद एक करीब 45 साल की औरत, जो दिखने में काफी फैशनेबल नजर आ रही थी, वह गुस्से से प्रिंसिपल के सामने जाहिल औरत की तरह चिल्लाए जा रही थी। यह कोई और नहीं, अनन्या की मां थी। अनन्या अपने पेरेंट्स की काफी लाडली बेटी थी। बचपन से माँ बाप के प्यार के कारण ही अनन्या इतनी बिगड़ गई थी।
अनन्या की मां, जिनका नाम राधिका था, उन्होंने गुस्से से प्रिंसिपल पर चिल्लाते हुए कहा, आपके कॉलेज में आप इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोगों को एडमिशन कैसे दे सकते हो? देखा नहीं ये लड़की कितनी बदतमीज है? मेरी बेटी चाहे कुछ भी क्यों ना करे, ये लड़की होती कौन है मेरी बेटी पर कमेंट करने वाली? राधिका ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। राधिका की बात सुनकर प्रिंसिपल ने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स अब तक क्यों नहीं आए? अवनी ने एटीट्यूड से कहा, बस आते होंगे। अवनी की बात सुनकर राधिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म लड़की के पेरेंट्स भी इसी की तरह ही होंगे, वरना अब तक तो आ जाना चाहिए था। बेटी की हरकत पर जरूर उन्हें शर्म आती होगी, जिस वजह से वह लोग अभी तक नहीं आए। राधिका जी की अवनी काफी देर से बकवास सुन रही थी, पर अब जब उसके पेरेंट्स पर बात आ गई थी तब अवनी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, देखिए आंटी, इतनी देर से मैं चुप इसलिए थी क्योंकि गलती मेरी थी, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी बेटी जो सती सावित्री बनकर रहती है, उसने कल मेरे बैग में छिपकली डाल दी थी, वह तो मैं डरती नहीं, वरना मेरी जगह पर अगर कोई सीधी सादी लड़की होती तो डर के मारे बेहोश हो जाती। और आप मेरे पेरेंट्स को गाली दे रही है तो खुद की तरफ देखिए, आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी इस बेशर्म बेटी को। अवनी की बात सुनकर राधिका ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी जैसी भी है तुम्हारे जैसी तो नहीं है, तुम्हें ना स्टाइल है ना कुछ, पता नहीं किस फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम शायद जानती नहीं हो हम लोगों को। अनन्या ने भी एटीट्यूड से कहा, हाँ माँ, इस पर फटीचा को क्या पता स्टाइल और फैशन क्या होता है, देखिए कैसे लड़कों की तरह कपड़े पहनकर आ जाती है कॉलेज। इतना कहकर अनन्या हंसने लगी। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी फैमिली पर उंगली उठाने की? आप लोगों की औकात भी है हमारी फैमिली के बारे में बात करने की? सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर अवनी से 1 या 2 साल बड़ी लड़की खड़ी थी। यह कोई और नहीं, पीहू थी। असल में अवनी ने घर में अपने पेरेंट्स को बताने की जगह पर पीहू को यहाँ आने के लिए कहा था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर संगीता जी या कृपा जी यहाँ आई तो अनन्या के पेरेंट्स के साथ अच्छे से लड़ाई किए बिना नहीं मानेगी। अवनी को इस बात का डर नहीं था कि उसे डांट पड़ेगी, बल्कि उसे दूसरी पार्टी के लोगों का डर था, क्योंकि संगीता जी भले ही अवनी साहिल सात्विक के साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, पर किसी और के मुंह से अपने बच्चों की बुराई वह नहीं सुन सकती थी। और कृपा जी भी ऐसी ही थी, जिस वजह से उसने अपनी बड़ी माँ और माँ दोनों में से किसी को भुलाने की जगह पर अपनी भाभी को ही भूला ना ही सही समझा। पीहू ने इस वक्त स्लीवलेस रेड कलर की लॉन्ग कुर्ती विद ब्लू जीन्स पहना। क्या हुआ था? उसका लुक काफी सिंपल पर काफी एलिमेंट नजर आ रहा था। उसे देखकर राधिका ने मुंह बनाकर कहा, अब ये कौन फटीचा आ गई? पीहू एटीट्यूड से राधिका के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने फटीचा? मैं चाहे जैसे भी हूँ, आपके सामने मेरी औकात बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी ये तीखी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि आपके हर एक शब्द का आप पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। राधिका ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं डरती नहीं हूँ तुम जैसे फटीचर से, वैसे कौन हो तुम? पीहू ने घमंड से कहा, मैं अवनी की भाभी हूँ। राधिका ने कहा, वह तो भाभी और नंद दोनों को ही फैशन की सेंस नहीं है। राधिका की बात सुनकर अचानक से पीहू हंसने लगी। ऐसे हंसता देख सब लोग हैरान हो गए। राधिका ने गुस्से से कहा, क्यों पागलपन का दौरा पड़ा है? अचानक से पीहू ने हंसना बंद किया और कहा, मुझे फैशन की बात सिखाने वाली तुम होती कौन हो? और जिन कपड़ों को तुम फटीचा कह रही हो, तुम उनकी कीमत भी जानती हो? राधिका ने उनके कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े यही कुछ 100 के होंगे और तुम्हारी इस बदतमीज ननंद के 50 रुपए के। अवनी ने एटीट्यूड से कहा, अगर हमारे कपड़ों की रियल प्राइस तुम्हें बता दी ना तो यहीं पर चक्कर खाकर गिर जाओगी। अनन्या ने भी गुस्से से कहा, मेरी मम्मी से तुम दोनों इस तरह की बातें नहीं कर सकती।
पीहू ने अनन्या को घूरते हुए कहा, और तुम्हारी मम्मी की हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़ों पर कमेंट करने की। खैर मैं तुम लोगों जैसी छोटी सोच वाले नहीं हूं, तो अब बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल ने पीहू को सब कुछ समझाया। पीहू ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने अपना चेहरा नीचे झुका कर कहा, भाभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस अनन्या ने कल मेरी बैग में छिपकली रख दी थी, इस वजह से मैंने आज इसकी पोल सबके सामने खोल दी। अवनी की बात सुनकर पीहू ने मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि जो तुम्हारे साथ जैसा करते हैं उसे उससे भी ज्यादा बुरी सजा देनी चाहिए, पर तुमने इसे इतने से ही छोड़ दिया। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अवनी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद अनन्या और अनन्या की मां राधिका दोनों अपनी जगह पर थर-थर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें अवनी और पीहू की असलियत पता चल गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया की नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ और बहन उनकी आंखों के सामने है। अनन्या को अब अपने लिए काफी डर लग रहा था, क्योंकि इस वक्त अक्षय गुस्से से लाल आंखें लिए प्रिंसिपल की चेयर पर बैठा उन दोनों माँ बेटी को ऊपर से नीचे तक गुस्से से घूर रहा था। पीहू और अवनी मुस्कुराते हुए उसके अगल बगल खड़ी थी। अक्षय ने गुस्से से प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, आपके कॉलेज में मेरी बहन को इतनी परेशानी हुई, इसका जवाब है आपके पास। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, सर मुझे मैडम की रियल आइडेंटिटी नहीं पता कि मैं 1 महीने पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई हूँ। जिसे सुनकर अक्षय गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तो यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉलेज मेरे ट्रस्ट पर चलता है, और यहाँ पर मेरी बहन के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो अब आप सबको कंपनसेटेड तो करना ही होगा ना। अक्षय की बात सुनकर अनन्या और राधिका घुटनों के बल बैठते हुए माफी मांगने लगी कि वो उनके परिवार को कुछ ना करें। अक्षय ने गुस्से से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार को कुछ ना करूं तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी बहन की पर्सनल नौकर बनकर रहना होगा। अक्षय की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, वही अनन्या का चेहरा काला पड़ गया। पीहू ने मन ही मन कहा, स्मार्ट हबी। कुछ देर बाद अक्षय की गाड़ी में इस वक्त अक्षय और पीहू पिछली सीट पर बैठी हुई थी, वहीं अवनी पैसेंजर सीट पर बैठकर खुशी से चिल्ला चिल्लाकर अक्षय की तारीफें कर रही थी। अक्षय ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी बहन होकर इस तरह से किसी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हो। तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि अगले 1 महीने तक तुम्हें कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। अक्षय की बात सुनकर अवनी के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अवनी मीठे की काफी ज्यादा भुक्कड़ थी। दिन में वह न जाने कितनी कुछ मीठी चीजें खा लेती थी, और 1 महीने तक कुछ भी मीठा ना खाना, इससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, भाई प्लीज। अक्षय ने कहा, नो मोर आर्गुमेंट्स। रात का समय, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। इस वक्त अक्षय और पीहू अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन, एक बड़ा सा कमरा जिस पर एक किंग साइज बेड रखा हुआ था, उस पर कियान पेट के बल लेटा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें समुंदर की तरह शांति, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं सोच पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार कुहू और रुद्र का चेहरा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, बेबी गर्ल तुम मेरे दिमाग में इस तरह से कब्जा नहीं कर सकती। कियान राजपूत खुद की मर्जी का मालिक है, और तुम इस तरह से मेरी मर्जी के बिना मेरे दिमाग पर अपना कब्जा नहीं कर सकती। कियान ने गुस्से से कहा। कियान ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आंखों के सामने बार बार कुहू और रुद्र का चेहरा आ रहा था। उसने इरिटेटेड आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की और तुम अपने घर में आराम से सो रही होगी, कल तुम्हें इसकी सजा मिलेगी बेबी गर्ल। इतना कहकर कियान टेढ़ा मुस्कुराया। एल ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07
अगले दिन सुबह अक्षय और पीहू का कमरा इस वक्त दोनों एक दूसरे को गले लगाकर आराम से सो रहे थे। तभी बेड पर एक छोटी सी परछाई दिखी तो आप सब सही समझे, ये हो ही कौन सकती है हमारी नन्ही शैतान कुहू के अलावा। कुहू धीरे से अपने मम्मा डैडी को देखने लगी। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बेबी को आप दोनों अकेला छोड़कर घूमने गए थे ना, अब बेबी आप दोनों को पनिश करेगी। इतना कहकर वह जबरदस्ती जाकर अक्षय और पीहू के बीच में लेट गई। उसने दोनों को दोनों तरफ धकेल दिया। वही अक्षय की नींद अपनी बेटी की करामात के कारण खुल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अपनी नन्ही शैतान अपने और पीहू के बीच दिखी। उसने कुहू को घूरते हुए कहा, बेबी आप यहाँ क्या कर रही हो। अपने डैडी की आवाज सुनकर कुहू ने उन्हें घूरते हुए कहा, बेबी को अपने मम्मा के पास लेटना था। डैडी आप बहुत गंदे हो, आप मम्मा को बाहर लेकर गए थे और बेबी माँ से 2 दिन तक दूर थी और रात को भी आपने मुझे मम्मा के पास सोने नहीं दिया। अब जब बेबी की नींद खुली तब बेबी को ध्यान आया कि बेबी अकेली है, इसलिए बेबी अपने मम्मा के पास सोने के लिए आ गई। अक्षय ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो उसे शिकायतें कर रही थी। उसने प्यार से कहा, बेबी अब आप बड़ी हो गई हो ना, तो बड़े बेबीज अकेले सोते हैं। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तो फिर आप क्यों मम्मा के साथ सोते हो, आप भी तो बड़े बेबी हो। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, वह इसलिए बेबी क्योंकि शादी के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ ही सोते हैं। कुहू ने मुंह फुलाकर कहा, तो ठीक है, बेबी की भी शादी मम्मा के साथ करा दो, फिर बेबी भी अपनी मम्मा के साथ रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए झटके से उठाकर अपने पेट पर बिठाया और उसके दोनों फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं हो गई हो और आप मेरी बीवी पर नजर डाल रही हो। वह आपकी मम्मा है पर पहले मेरी बीवी है, तो उस पर पहला हक भी मेरा है। कुहू अपने डैडी पेट पर बैठी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, डैडी बेबी के गाल छोड़ो वरना बेबी के गाल और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और फिर लटक जाएंगे। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी बेबी तो सबसे क्यूट है, उसके गाल नहीं लगेंगे और लटक भी गए तो भी आप सबसे क्यूट लगोगे। अक्षय की बात सुनकर भी कुहू ने कुछ नहीं कहा और फिर गुस्से से कहा, मम्मा पर सबसे पहले बेबी का हक है, उसके बाद डैडी का। अक्षय ने कहा, पर क्यों। कुहू ने मुंह फुलाकर कहा, क्योंकि मम्मा को सबसे पहले बेबी ने ढूंढा था और आपके उन्हें शादी से प्रपोज करने से पहले बेबी ने उन्हें मम्मा बनने के लिए प्रपोज किया था, तो सबसे पहला हक किसका हुआ बताओ। कुहू की बात में लॉजिक तो था। अक्षय ने प्यार से अपनी बेटी को देखा जो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट थी। उसने कहा, ठीक है, आपकी मम्मा पर आपका 50% हक और मेरा 50%। अब ठीक है। कुहू ने मुंह फुलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, बेबी को ज्यादा चाहिए। अक्षय ने अपनी नन्ही सी बेटी को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बीवी को तुम्हें 50% दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, अब मैं और ज्यादा नहीं देने वाला। कुहू अक्षय को अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर रही थी। वही अक्षय भी अपनी बेटी को उसी तरह से घूर रहा था। इस वक्त दोनों बाप बेटी एक दूसरे को किसी दुश्मन की तरह घूर रहे थे। वही इन दोनों की बात सुनकर पीहू जो कि कब की उठ चुकी थी, वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके सोने का नाटक करते हुए लेटी हुई थी। जब उसने देखा कि दोनों बाप बेटी साइलेंट वार पर है, तब उसने धीरे से अपनी आंख खोलने का नाटक किया। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अक्षय। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अक्षय के पेडेट पर बैठी कुहू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेबी आप भी यहाँ हो, गुड मॉर्निंग माय बेबी। इतना कहकर उसने अक्षय के पेट पर बैठी अपनी बेटी को अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों गालों पर एक एक करके किस कर दिया। ये देखकर अक्षय ने घूरते हुए दोनों को देखा। वही कुहू ने अक्षय को चिढ़ाने के लिए कहा, मम्मा आप सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करते हो ना। इतना कहकर कुहू जीभ दिखाकर अक्षय को चिढ़ाने लगी। वहीं पीहू अच्छे से जानती थी कि उसकी यह छोटी शैतान क्या करना चाहती है, क्योंकि वह अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थी।
फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा बेबी से ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। पीहू की बात सुनकर कोहू तो जैसे सातवें आसमान पर ही उड़ने लगी। उसने अक्षय की तरफ देखकर अपनी जीभ दिखाए और मुस्कुराने लगी। वही अक्षय अपनी बेटी की हरकत देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि पीहू सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से करती है तो वह है कोहू। उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि उसे थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही थी, पर वह आखिर कर ही क्या सकता था। उसकी बेटी अभी सिर्फ 4 साल की थी, फिर भी हरकतें किसी बड़ों की तरह थी। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी का प्यार देखने के बाद अक्षय ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे से ही इतना प्यार करते हो और मेरा क्या। इतना कहकर उसने गुस्से से मुंह फुलाकर उन दोनों की तरफ देखा। उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर पीहू और कोहू जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को हंसता देख अक्षय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने अपनी एक है बाहें खुली। अक्षय भी जाकर कसके उन दोनों के गले लग गया। तीनों इस वक्त एक परफेक्ट फैमिली लग रही थी। अक्षय ने पहले कोहू के माथे पर किस किया और फिर पीहू के, फिर कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें अभी नीचे भी जाना है, वरना आपकी बड़ी दादी हम सब की बैंड बजा देंगी। कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर नीचे आ गए। इस वक्त हाल में सभी लोग मौजूद थे। उन तीनों को देखकर संगीता जी ने खुशी से कहा, जल्दी से आओ और यह टेस्टी टेस्टी आम खाओ। संगीता जी के हाथ में इस आम का एक डब्बा रखा हुआ था, जिसे देखकर पीहू की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अभी तो 7वां महीना चल रहा है, तो आप यह आम कहाँ से लेकर आई। संगीता जी ने खुशी से कहा, यह आम मैंने रत्नागिरी से मंगवाए हैं, वहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं और यह आम इतने ही लेट आते हैं। ये सीजन के सबसे टेस्टी आम है। कुछ देर बाद सभी लोग आम खा रहे थे। वही अक्षय मुंह बनाकर सबको देख रहा था, क्योंकि उसे सुबह सुबह इस तरह का मीठा कुछ भी पसंद नहीं था। कुछ देर बाद सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और छोटी शैतान अपने स्कूल जाने के लिए निकल गई। अक्षय को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, जिस वजह से वह सीधा ऑफिस के लिए निकल गया, जिस वजह से पीहू आज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी ड्राइवर के साथ कोहू के स्कूल जाने के लिए निकल गई। कोहू एक्साइटेड होकर अपनी मम्मा को अपने कारनामे बता रही थी। पीहू तो पहले से ही जानती थी उसकी बेटी किसी आफत से कम नहीं है, इसलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद कोहू स्कूल आ गया। पीहू ने मुस्कुराते हुए कोहू के माथे पर किस किया और कहा, बेबी कोई शैतानी मत करना और किसी अच्छे बच्चे को परेशान मत करना। कोहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा बेबी किसी गंदे ही बच्चे को परेशान करेगी तो आप चिंता मत करो। पीहू ने अपनी छोटी सी बेटी को देखा, जो उसके सामने ही किसी बच्चे को परेशान करने की बात कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी उसकी बेटी बिना वजह किसी को परेशान नहीं करेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जाओ। कोहू ने अपनी माँ के गाल पर किस किया और गाड़ी से उतरकर स्कूल के अंदर जाने लगी। पीहू भी वापस घर चली गई, क्योंकि कल से उसे फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर जाना था, इसलिए आज वह अच्छे से आराम करना चाहती थी। वही को जैसे ही गेट से अंदर गई, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो ये रुद्र था। रुद्र के चेहरे पर हमेशा की तरह क्यूट सी स्माइल थी। रुद्र को देखकर कोहू ने भी हल्की स्माइल के साथ उसे अपने पास आने का इशारा किया। इस बार रुद्र के साथ एक और लड़की खड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं रिया थी। रिया को देखकर कोहू ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी कजन सिस्टर है। कोहू ने बस अपना सर हिलाया। रिया ने कोहू को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझसे दोस्ती करोगी। रिया की बात सुनकर कोहू ने एटीट्यूड से कहा, बेबी किसी अरे गैर दोस्ती नहीं करती और तुम जैसे डरपोक लड़की हो तो बिल्कुल नहीं। कोहू की बात सुनकर रिया का चेहरा उतर गया। वही रुद्र ने प्यार से कहा, बेबी प्लीज यह मेरी सिस्टर है तो मुझे हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तुम प्लीज इससे भी दोस्ती कर लो ना बेबी। कोहू ने घूर कर रुद्र को देखा और कहा, लुक मैंने कल तुमसे क्या कहा था, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी, मुझे नहीं।
कुहू की बात सुनकर रुद्र का चेहरा उतर गया। वही रिया ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी पर तुम प्लीज रुद्र के साथ अपनी दोस्ती खराब मत करो। ये सब कहते हुए रिया की आंखों में हल्की नम थी। रिया काफी सेंसिटिव लड़की थी, उसकी आंखें में नमी देखकर कुहू ने जल्दी से कहा, अब तुम रोना शुरू मत करना। रिया ने मासूमियत से कहा, मैं रो नहीं रही, ये अपने आप आ रहे हैं। रिया की प्यारी सी बात सुनकर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिया की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, वह शायद 5 साल या सिर्फ उससे कुछ ज्यादा बड़ी होगी, मतलब कुहू से 1.5 साल बड़ी, पर उसकी हरकतें कुहू से काफी छोटे बच्चे की तरह थी। कुहू ने एक नज़र उसके मासूम चेहरे को देखकर अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है बेबी, तुमसे दोस्ती करेगी पर तुम्हें भी रुद्र की तरह बेबी की सारी बातें माननी होंगी। कुहू की बात सुनकर रिया के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर कुहू के हाथ को पकड़ा और कहा, आज से हम फ्रेंड्स। कुहू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओके, पर तुम्हें ये रोना धोना बंद करना होगा, तुम्हें बेबी की तरह स्ट्रांग बनना होगा, वरना सब लोग यही कहेंगे कि बेबी इतनी स्ट्रांग और बेबी के सभी दोस्त इतने बुद्धू। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, मैं बुद्धू नहीं हूँ। कुहू ने कहा, वह तो पता चल जाएगा। इतना कहकर कुहू ने रुद्र का एक हाथ पकड़ा और रिया का और एटीट्यूड से अंदर जाने लगी। इस वक्त वह तीनों गेट से अंदर जा रहे थे। वही कोई था जो उन तीनों को जलती नजरों से देख रहा था। ये कोई और नहीं कियान था, वो भी अभी अभी स्कूल पहुंचा था। जैसे ही वह नीचे उतरा उसकी नज़र कुहू और रुद्र पर गई, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर जा रहे थे। उसके साइड में ही खड़ा शिवांश अच्छे से उसके चेहरे पर गुस्सा देख पा रहा था। शिवांश ने कहा, अब यहाँ पर उसे घूरता ही रहेगा या फिर अंदर भी चलेगा, पहले से ही आज हम लेट है। शिवांश की बात सुनकर कियान ने गुस्से से घूरकर शिवांश को देखा और अपने लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधा अंदर जाने लगा। शिवांश ने अपना सर हिला दिया, आज अयान स्कूल नहीं आया था। कुछ देर बाद कुहू, रुद्र, रिया तीनों अपने क्लास के बाहर खड़े थे। रिया ने कहा, मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। कुहू और रुद्र भी अंदर चले गए। दोनों ने अपनी बैग रखी। कुहू ने रुद्र से कहा, चलो बाहर से आते हैं। रुद्र ने कहा, पर क्यों? कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना चलो। रुद्र ने अपना सर हिलाया और कुहू का छोटा सा हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। कुहू ने भी उसका हाथ में पकड़ लिया। दोनों उछलते कूदते हुए क्लास से बाहर निकले। तभी अचानक से उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। दोनों ने सामने देखा तो उनके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए कियान खड़ा था। कियान को देखकर कुहू ने गुस्से से कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर बेबी को क्यों परेशान कर रहे हो? कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या तुम मुझे परेशान कर रही? कुहू ने रुद्र का हाथ छोड़ा और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कियान को घूरते हुए कहा, मैंने कब तुम्हें परेशान किया? बोलो। रुद्र हैरानी से इन दोनों को देख रहा था। रुद्र को कियान से डर भी लग रहा था, क्योंकि रुद्र जानता था कियान कितना ज्यादा क्रूएल और खतरनाक है। कियान ने एक नज़र गुस्से से रुद्र की तरफ देखा। कियान की गुस्से भरी नजरें देखकर रुद्र डर गया और चुपचाप पीछे हट गया। रुद्र ने मन ही मन कहा, अब मैंने क्या किया जो ये राक्षस मुझे घूर रहा है? रुद्र ने मन ही मन डरते हुए कहा, क्योंकि कियान की लाल आंखों से बहुत डर लग रहा था। वही कुहू भी कियान को घूर रही थी। कियान ने झटके से कुहू का एक हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। कुहू ने गुस्से से कहा, मॉन्स्टर बेबी को कहाँ लेकर जा रहे हो? पर कियान ने उसे नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए सीधा स्कूल के एक ऐसे क्लास में लेकर चला गया जो हमेशा बंद रहता था। इस वक्त वो दोनों स्टोर रूम जैसे क्लास में थे। वह ज्यादा सामान तो नहीं था, पर वह शायद बंद रहता था, जिस वजह से काफी धूल मिट्टी थी। कुहू ने गुस्से से कियान को घूरते हुए कहा, तुम बेबी को डराना चाहते हो, पर तुम्हें शायद पता नहीं बेबी इन सब चीजों से नहीं डरती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीली आंखों वाले मॉन्स्टर बेबी को इस तरह से लाने की?
कियान ने गुस्से से कुहू को कंधों से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, चुप बेबी गर्ल, बहुत बोलती हो तुम। कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी बोलेगी क्योंकि यह बेबी का मुंह है, तुम होते कौन हो बेबी को ना बोलने के बारे में कहने वाले। कियान ने गुस्से से उसका छोटा सा मुंह अपने हाथ में पकड़ा और उसके गालों को पिचका आते हुए कहा, शैतान लड़की, चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात सुनो पहले। कियान ने उसके गोरे गोरे खुले हुए गालों को पिचका के रखा हुआ था, जिस वजह से कुहू ना चाहते हुए भी चुपचाप रुद्र को घूरने के अलावा कुछ नहीं कह सकती थी। कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम रात को मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान कर रही थी। कुहू ने गुस्से से उसे हाथ हटाने का इशारा किया। कियान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को छोड़ दिया। कुहू ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर पागल हो। बेबी ने कुछ नहीं किया। अगर बेबी तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराती है, इसका मतलब तुम डरपोक हो। खुद के लिए डरपोक सुनकर कियान ने गुस्से से कुहू को घूरते हुए कहा, अपना ये छोटा सा मुंह बंद करो बेबी गर्ल, आगे से अगर तुम कभी मेरे सपने में आई तो मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी का बैंड कोई एरा गैरा नहीं बजा सकता, बल्कि बेबी सबका बैंड बजाती है, समझे तुम मॉन्स्टर। कियान ने गुस्से से आगे आया। उसने कुहू की छोटी सी हथेली को देखा, जिसे कुछ देर पहले कुहू ने रुद्र का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से अपनी रुमाल निकाली और जबरदस्ती कुहू के छोटे से हाथ को पोंछने लगा। कुहू ने गुस्से से अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, पर कियान की पकड़ मजबूत थी। कियान ने गुस्से से कहा, और कभी किसी लड़के के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुहू ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो बेबी से कुछ कहने वाले, बेबी अपने मन की करती है। कियान ने उसकी बात को इग्नोर किया और कुहू के छोटे से हाथ को तब तक पहुंचा जब तक उसका हाथ लाल नहीं हो गया। वहीं कुहू अपने हाथ को खींचने की कोशिश कर रही थी, पर वह 4 साल की 9 साल कियान के आगे कहाँ चल सकती थी। आखिर में उसने गुस्से से अपने दांतों को कियान के हाथ गड़ा दिया। कियान जो कि उसके हाथ को पोंछ रहा था, उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। कुहू जल्दी से रूम से भाग गई। उसने भागते हुए कहा, बेबी को धमकी देने की हिम्मत मत करना, तुम गधे कहीं के। कियान ने गुस्से से कहा, मेरी बात याद रखना बेबी गर्ल, तुम किसी और लड़के के करीब नहीं जाओगी, वरना उस लड़के को और तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। पर कुहू ने उसकी बात नहीं सुनी और कमरे से बाहर भाग गई। बाहर निकलने के बाद उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, बेबी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी के साथ इस तरह की हरकत करने की। वही कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी बात मानना होगी बेबी गर्ल। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। कहानी मैं कुछ दिन बाद लिप आने वाली हूँ, तो आप सब मुझे बताइए कि मैं कितने दिनों का लिप लाऊं। मैंने सोचा है कि 3 साल का। अगर आप सबको ये सफिशिएंट लगे तो प्लीज बताना। कियान की धमकी के बाद कुहू गुस्से से फूली हुई थी। इस वक्त क्लास में वह रिया के साथ बैठी हुई थी। रिया भी उसके गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। उसने प्यार से कहा, क्या हुआ तुम्हें बेबी? कुहू ने गुस्से से जवाब दिया, उस नीली आंख वाले मॉन्स्टर ने बेबी को धमकी दी। बेबी उसे छोड़ेगी नहीं, रिया ने हैरानी से कहा, कौन नीली आंख वाला मॉन्स्टर? कुहू ने कहा, मुझे नहीं पता, वो गधा जो बेबी से पंगा लेना चाहता है, पर उसे यह नहीं पता कि बेबी अपने दुश्मनों से किस तरह से बदला लेती है। अगर उसे मैंने उसकी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी कुहू मल्होत्रा नहीं। कुहू की बात सुनकर रिया ने कहा, ठीक है, अभी क्लास में ध्यान दो। कुछ देर बाद उनकी सभी क्लास खत्म हो गई थी। कुहू का मूड आज खराब था, क्योंकि उसे खुद पर किसी का इस तरह से गुस्सा करना और हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसका ड्राइवर पहले से ही बाहर मौजूद था।
वही कोई दूर से उस जाती हुई गाड़ी को घूर घूर के देख रहा था। ये कोई और नहीं कियान था। कियान को देखकर शिवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, घूर घूर के ही देखेगा क्या, कभी पास भी तो जा। कियान ने गुस्से से घूर कर शिवांश को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। शिवांश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मेरे लिए। कियान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ कोहू अपनी गाड़ी में गुस्से से बैठी कियान को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। उसने गुस्से से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेबी तुम्हें छोड़ेगी नहीं मॉन्स्टर कहीं के। कल बेबी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी कि तुम बेबी के सामने आने से पहले 1000 बार सोचोगे। इतना सोचकर कोहू के शैतानी दिमाग में कियान को परेशान करने की आइडिया आने लगे, जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद घर आ गई। घर आते ही वो दौड़ते हुए लिविंग रूम में आए। लिविंग रूम में इस वक्त सभी लोग बैठे हुए थे और दीदा गुस्से से सबको डांट रही थी। सब लोग छोटे बच्चों की तरह उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। ये देखकर कोहू शैतानी दिमाग में एक और शैतानी आइडिया में जन्म लिया। वो चलती हुई दीदा के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदा आप क्यों डांट रही हो सब लोगों को। दीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी आप आ गई। कोहू ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदा बेबी तो आपके सामने है। दीदा वैसे आप सबको क्यों डांट रही हो। दीदा ने गुस्से से साहिल और सात्विक को घूरते हुए कहा, इन दो नालायकों ने मेरे कमरे का कांच तोड़ दिया। कोहू ने दीदा तरफ देखकर, आप तो सब लोगों को डांट रही हो। दीदा ने कहा, हाँ, क्योंकि सब लोग मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? ताकि मैं इन दोनों लड़कों को सजा न दे सकूं। कोहू ने शैतानी चमक के साथ कहा, दीदा तो फिर आपको सबको सजा देनी चाहिए। कोहू की बात सुनकर बाकी सब कोहू को घूरने लगे। साहिल और सात्विक खुश होने लगा, आप उन दोनों को ही नहीं बाकी सबको भी मिलेगी। दीदा ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज रात को तुम सब लोग सिर्फ खाओगे। ये सुनकर सबका चेहरा रोने जैसा हो गया। संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, ये तो गलत बात है ना दीदी, हमने कुछ नहीं किया फिर भी आप हमें सलाद खाने की सजा दे रही हो। मैं नहीं खा सकती, मेरी ब्यूटी का क्या होगा, मुझे चिप्स चाहिए। संगीता जी की बात सुनकर दीदा ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सुधरोगे नहीं। सुबह कसरत करने में भी इतने नाटक करती हो, कल तुम्हें मैं डबल दौड़ लगाऊंगी। यह सुनकर संगीता जी ने लगभग रोते हुए कहा, आप बहुत गंदी हो। इतना कहकर वह छोटे बच्चों की तरह रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वही उनकी हरकत देखकर दीदा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हे भगवान, ये कब बड़ी होगी। वसुधा जी ने साहिल और सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, और तुम दोनों एक हफ्ते तक सलाद के सिवा कुछ नहीं खाओगे, सुबह शाम दोपहर सब टाइम। ये सुनकर साहिल और सात्विक ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ दोनों दीदा के पैरों में लेट गए। उन दोनों ने दीदा का एक एक पैर पकड़ते हुए कहा, हे महारानी दीदा, हम दोनों मासूम बच्चों पर रहम करो, हम दोनों सलाद नहीं खा सकते। दीदा ने गुस्से से कहा, मेरे पैर छोड़ो। साहिल और सात्विक ने उनके पैर नहीं छोड़े। ये देखकर कोहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदा, आप साहिल चाचू और सात्विक चाचू की सजा बढ़ा दो। कोहू की बात सुनकर साहिल और सात्विक ने घूरकर छोटी सी शैतान को देखा। वही कोहू ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, दीदा आप एक काम करो, साहिल चाचू के मोबाइल से चाची का नंबर डिलीट कर दो और एक हफ्ते तक चाचू को उनसे कोई बात मत करने दो। कोहू की बात सुनकर साहिल के सर पर तो जैसे बम गिर गया। वहीं दीदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कोहू के छोटे से गाल को खींचते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो। उन्होंने कोहू से कहा, वह तो बेबी है। वही पीहू चुपचाप अपनी नन्ही सी शैतान की हरकतें देख रही थी। वह जानती थी जब तक उसकी बेटी दिन में किसी को परेशान ना कर ले उसका दिन नहीं निकलता, पर उसे अपनी बेटी की इन्हीं शैतानियां पर प्यार आता था। कुछ देर बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे
थे वही छोटी सी कुहू ब्रूजो के साथ खेल रही थी। जब से कुहू ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था उसे ब्रूजो के साथ टाइम नहीं मिलता था, जिस वजह से ब्रूजो उससे काफी गुस्सा हो गया था, पर अब वो उसके साथ खेलना चाहती थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहे, तभी पीहू ने कुहू को आवाज देते हुए कहा, बेबी जल्दी से इधर आओ। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुहू ने ब्रूजो ने कहा, तुम यहीं बैठो, बेबी मम्मा के पास से आती है। इतना कहकर वह चली गई। वही ब्रूजो ने एक जोर की दहाड़ लगाई। पीहू ने कुहू को अपनी गोद में बिठाया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आज का आपका स्कूल का दिन कैसा गया। पीहू के पूछने के बाद कुहू को कियान की याद आई। उसने गुस्से से कहा, मम्मा एक गंदे बॉय ने बेबी को परेशान किया। पीहू को कुहू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने प्यार से कहा, आप सच कह रही हो बेबी। कुहू ने जल्दी से कहा, मम्मा बेबी सच कह रही हैं, उस गंदे नीली आंख वाले मॉन्स्टर ने बेबी को परेशान किया और बेबी को धमकी भी दी। पीहू ने फिर से कहा, मेरी छोटी सी शैतान को परेशान करने की हिम्मत किसमें आ गई। कुहू ने गुस्से से कहा, मामा बेबी उसको छोड़ेगी नहीं, बेबी उसकी बैंड बजा देगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानती थी उसकी बेटी अगर कुछ करने का ठान ले तो वह उस काम को अंजाम दिए बिना मानेगी नहीं। कुछ देर बाद सभी लोग ऑफिस से आ गए। अक्षय, संजय जी, करण जी ऑफिस से आ चुके थे। सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद सब लोग अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो गए और सब ने साथ में मिलकर रात का डिनर कंप्लीट किया। सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह अक्षय और पीहू का कमरा। पीहू ने मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ली, तभी उसका ध्यान अपने बगल में अपने हाथ पर सर टिकाकर उसे देख रहे अपने प्यारे हैंडसम पतिदेव पर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पति परमेश्वर जी। पीहू के मुंह से पति परमेश्वर सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय फेरी। पीहू ने कहा, आज चेरी की जगह पर फेरी क्यों? अक्षय ने कहा, और अक्षय की जगह पर पति परमेश्वर क्यों? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसने लगे। कुछ देर बाद अक्षय ने अपनी बीवी को गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में चला गया। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, मैं नहा सकती हूँ? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं तो अभी बच्चा हूँ ना, मैं नहीं नहा सकता, मुझे मेरी बीवी की मदद की जरूरत पड़ती है। पीहू ने गुस्से से कहा, आप मुझे हर रात परेशान करते हैं। कुछ देर बाद बाथरूम में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ लगातार इंटीमेट हो रहे थे। पूरे बाथरूम में उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद जब अक्षय को लगा कि पीहू पूरी तरह से थक चुकी है, तब उसने पीहू को छोड़ा। अक्षय के छोड़ते ही पीहू ने गुस्से से कहा, आप बहुत गंदे हो, मुझे काफी पेन हो रहा है। अक्षय ने प्यार से कहा, सॉरी ना बेबी, तुम्हारे करीब आकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद वाइल्ड हो जाता हूँ। आई नो कि तुम्हें पेन हो रहा है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। पीहू ने अक्षय के चेहरे की तरफ देखा जिस पर गिफ्ट नजर आ रहा था। पीहू ने कहा, ओके, पर अगली बार से आप ऐसे मत करना। अक्षय ने कहा, ओके। इतना कहकर उसने को एक बाथरोब पीहू को पहनाया और खुद भी एक पहन लिया। उसने वापस अपनी प्यारी बीवी को गोद में उठाया और कमरे में लेकर आ गया। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए और नीचे चले गए। नीचे उनकी छोटी सी बेटी सब लोगों की बैंड बजाने पर तुली हुई थी। साहिल, सात्विक और अवनी तो लगभग रोने वाले थे, क्योंकि वह तीनों सलाद खा रहे थे और उनके सामने छोटी सी शैतान बैठकर पास्ता, पिज्जा और बर्गर खा रही थी। कुहू जानबूझकर उन्हें दिखा दिखाकर चिढ़ा रही थी। वही संगीता जी तो छोटे बच्चों की तरह रोने की लगी थी। संजय जी उन्हें प्यार से चुप करा रहे थे। वसुधा जी ने दीदा की तरफ देखकर कहा, प्लीज आप अपनी पनिशमेंट वापस लो ना, हम लोग यह नहीं खा सकते। दीदा ने गुस्से से कहा, वसुधा तुम सब लोग ये सब गंदी चीजें खाकर ही इस तरह के बन गए हो, तो अब चुपचाप ये सब सलाद खा लो, क्योंकि तुम्हें आज कुछ ऑयली नहीं मिलने वाला। ना चाहते हुए भी सब लोगों ने वही सब खाना खाया।
अक्षय को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वह ये सभी खाता था। कुछ देर बाद सब लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया था। अक्षय ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज से पीहू की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रहे हैं। ये सुनकर संगीता जी, जो कि सलाद खाने की वजह से उदास बैठी हुई थी, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी से कहा, सच में, मतलब मेरी बहू फिल्मों में काम करेगी। उनकी आंखों में चमक देखकर पीहू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसकी सास सबसे अतरंगी थी। जहां दूसरी सास बहू की कामयाबी देखकर जलती थी या फिर उनसे चिढ़ती थी, उसकी सासें उसके साथ हमेशा उसकी कामयाबी देखकर खुश होती थी। संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए पीहू से कहा, इधर आओ। पीहू भी जाकर उनके पास खड़ी हो गई। संगीता जी ने पीहू के माथे पर किस करते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, और अच्छे से अपने काम पर ध्यान लगाना। काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम अगर मन से करें तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है। और मुझे यकीन है एक दिन तुम सबसे टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में आओगी। लिस्ट में ही क्यों, तुम सबसे ज्यादा अच्छे एक्ट्रेस बनकर दिखाओगी। कुछ देर बाद पीहू तेरी मेरी यारी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो काफी जल्दी आ गई थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। आशीष भी अभी नहीं आया था। पीहू चुपचाप सेट को इधर उधर से घूम घूम कर देख रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी वही उसके पीछे खड़ी थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो अपनी प्यारी बहन को भूल ही गई हो। माया की बात सुनकर पीहू ने नकली मुस्कुराहट के साथ, अरे ऐसे कैसे दीदी, मैं अपनी प्यारी बहन को बोला भूल सकती हूँ। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो मैं हूँ, मेरी प्यारी बहना। इस तरह से अपनी इकलौती बड़ी बहन को कैसे भूल गई। पीहू ने कहा, दीदी चलिए हम वहां जाकर बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर में पीहू और माया दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठी हुई थी। दोनों के सामने कॉफी का ग्लास था। पीहू अपनी नफरत को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए माया से बातें कर रही थी। माया को भी उसकी बातें सुनकर समझ आ रहा था कि वो जबरदस्ती उसके साथ बातें कर रही है, पर माया तो ठहरी बेशर्म, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। माया की बात सुनकर पीहू की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, दीदी विशाल मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। पीहू की बात सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रही हो, विशाल तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी नहीं तो किसके बारे में पूछेगा। तुमने अपनी लाइफ में किसी और को जगह दीदी पर विशाल वहीं पर अटका हुआ है। उस दिन विशाल तुम्हें याद करके कितना रो रहा था, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं माया को लगा कि उसकी बात सुनकर पीहू विशाल के लिए चिंता जताएगी, पर उसकी सोच के उलट पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज हजारों दिल टूटते हैं, उनमें से एक विशाल का भी टूट जाएगा। और दीदी आप ही सोचिए, विशाल जैसे फटीचर के पास है ही क्या, और एक तरफ मेरे पति जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर मैं अपने अक्षय को छोड़कर क्यों उस फटीचर विशाल के पास जाऊंगी। पीहू ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए कहा। पीहू की बात सुनकर माया हैरान हो गई। माया ने हैरानी से पीहू को देख रही थी। क्या वही पीहू थी जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो जाती थी। माया ने हैरानी से कहा, क्या तुम अब विशाल से प्यार नहीं करती हो। पीहू ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा, नहीं पहले भी नहीं करती थी, वह बस मेरा अट्रैक्शन था, पर जब से मैं अपने अक्षु के साथ रहने लगी हूँ मुझे पता चला है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। ये सब कहते हुए पीहू की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी। माया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बचपन से विशाल के आगे पीछे घूमने वाली पीहू इस तरह की बात कैसे कर सकती है। अब पीहू के 21 सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और माया को अपनी चाल नाकामयाब होती हुई महसूस हो रही थी। उसने घबराते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बचपन से विशाल तुमसे प्यार करता है और तुम इतनी जल्दी उसे भूल गई।
माया की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही हैं प्यार? अगर वह मुझसे प्यार करता होता तो कभी मुझे किसी और का नहीं होने देता, और मुझे नहीं लगता वह मुझसे प्यार करता है। उसका भी मेरी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन है, इसलिए अब उसे मुझे भूल जाना चाहिए। और वैसे भी दीदी, आप तो सिंगल हो ना, और जहाँ तक इन दिनों में मैंने देखा है, मुझसे ज्यादा उसका बॉन्ड आपके साथ स्ट्रांग है, तो आप ही क्यों नहीं उसके साथ रिलेशनशिप में आजादी? आखिर आप विशाल को अच्छे से जानती हैं। पीहू की बात सुनकर माया को लगा जैसे वह खुद के ही जाल में फंसती जा रही है। विशाल के साथ टाइम पास तक तो ठीक था, पर माया विशाल जैसे फटीचर के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने हमेशा से उसे तुम्हारे पार्टनर के रूप में देखा है, तो अब उसके साथ रिलेशनशिप में आना बिल्कुल नहीं। तुम एक बार सोच कर देखना, वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पीहू ने मन ही मन कहा, तो तुम अपनी बहन के पार्टनर के साथ सोने के बाद ये कह रही हो कि तुमने कभी उसे उस नज़र से देखा नहीं? बहुत अच्छे माया सिंघानिया, बहुत जल्दी तुम्हारे चेहरे का ये नकाब में उतार कर फेंक दूंगी, उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इतना सोचकर पीहू मुस्कुराने लगी। आज के लिए बस इतना। हाय, अगले एपिसोड में आशीष और पीहू की केमिस्ट्री और अक्षय की जालन। आप सब से मुझे एक बात पूछनी थी, क्या आपको कुहू और कियान की केमिस्ट्री पसंद आ रही है या फिर नहीं? किसी ने लिखा था कि इन दोनों का झगड़ा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है तो आई एम सो सॉरी। मुझसे कमेंट में ये भी पूछा गया था कि कियान की एज क्या है। उसकी एज 10 और कुहू की 5। तो अब सबकी कंफ्यूजन शायद क्लियर कर दी होगी मैंने। और आप सब लोगों को शायद दीदा का रोल पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उन्हें जल्दी ही वापस भेजने वाली हूँ। आशीष का कैरेक्टर नेगेटिव में ही है, तो आप सब लोग उसे हीरो समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ऑडियो बाय साकिल JX07। माया अपने ही बुने जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि पीहू उसे उसकी ही बातों में फंसा रही थी। माया ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, पीहू क्या तुम अक्षय के साथ खुश हो? माना कि उसके पास बहुत पैसे हैं, पर वह तुमसे विशाल जितना प्यार नहीं कर सकता। माया की बात सुनकर पीयू ने अपना कॉफी का ग्लास टेबल पर रखकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, माया दीदी, मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। शायद आपने यह बात मुझसे कही थी, है ना? इतना सोचकर पीहू कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगी। पीयू की बात सुनकर माया ने उससे अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हो तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी में अगर कुछ होता है तो वह है प्यार। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन के पति देव उससे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मेरी हर एक ख्वाहिश वह सबसे पहले पूरी करते हैं। मैं कितनी लकी हूँ ना दीदी कि मुझे इतना अमीर, इतना अच्छा हस्बैंड मिला। भगवान से तो मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे मेरे अक्षय मिले। माया ने गुस्से से पीहू को घूरा और कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम विशाल को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? माया ने हैरानी से कहा। माया की बात सुनकर पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दीदी, छोटी बहन की गलती सुधारना बड़ी बहन का काम होता है ना? तो आप एक काम कर लो, आप ही विशाल के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। उससे आप दोनों ही खुश हो जाओगे और आपकी प्यारी बहन पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा। आप मेरे लिए इतना करोगी ना दीदी? पीहू ने इनोसेंट फेस बनाकर कहा। पीहू की बात सुनकर माया को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी 2-3 थप्पड़ पीहू को लगा दे, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम तो जानती हो ना कि मैंने विशाल को हमेशा एक दोस्त की तरह देखा है, और अब उसके साथ रिलेशनशिप में आना कुछ अजीब होगा, और मुझे विशाल उस तरह से पसंद भी नहीं है।
माया की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, उसे कोई ना कोई तो मिल जाएगी, पर अगर आप उसे अगली बार मिलोगी तो आप उससे कहना कि अब मुझे वह पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। इतना कहकर पीहू ने मुस्कुराते हुए माया को देखा और वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गई। पीहू के जाने के बाद माया ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यह इतनी कैसे बदल गई, जबकि पहले यह विशाल के आगे कितनी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करती थी ताकि विशाल उसे अटेंशन दे। ऐसा कैसे हो गया? मेरा प्लान नाकामयाब नहीं हो सकता, मुझे इसे विशाल के लिए इसका प्यार महसूस करवाना ही होगा ताकि यह फिर से हमारे जाल में फंस सके। मैं इतनी आसानी से अपने हाथ में आया हुआ मौका गवा नहीं सकती, वह भी सिर्फ इस बेवकूफ लड़की की वजह से। मुझे इसे जल्दी ही विशाल से मिलवाना होगा। इतना कहकर माया ने फोन निकाला और विशाल का नंबर डायल किया। उधर से विशाल ने फोन उठाते हुए कहा, बोलो माया डार्लिंग। माया ने गुस्से से कहा, मेरा नाम माया है माया डार्लिंग, नहीं और पता भी है कि पीहू अब तुमसे प्यार नहीं करती। विशाल ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उससे मिला था, तब उसने खुद कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है। माया ने गुस्से से कहा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं अभी अभी उससे मिली हूँ और उसने खुद कहा है कि वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और मुझसे ये भी कहा है कि जब मैं तुम्हें अगली बार मिलूँ तब मैं तुमसे ये कहूँ कि वह तुम्हें भूल चुकी है और तुम भी उसे भूल जाओ। विशाल ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझे पसंद करती है और जल्दी ही अपने पति को छोड़कर वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। विशाल ने कहा। माया ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, उसने खुद मुझसे कहा और वह सही भी कह रही हैं कि वह अपने इतने अमीर और हैंडसम पति को छोड़कर तुम जैसे फीटीचा के पास आएगी। विशाल ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फटीचा कहने की? तुम्हारी खुद की औकात क्या है? अगर मनोहर अंकल ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो तुम्हारी औकात मुझसे 1000 गुना ज्यादा खराब होगी। माया सिंघानिया। माया ने गुस्से से कहा, अपनी औकात मत भूलो विशाल, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो आज तुम सड़क पर भीख मांग रहे होते। विशाल ने भी उसी तरह से गुस्से से कहा, मेरी मदद करके तुमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी की है। विशाल की बात सुनकर माया ने गुस्से से कहा, हाँ की है तो क्या? तुमने नहीं की, तुमने मजे नहीं किए। विशाल ने कहा, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, तुम इस तरह के इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती। और रही बात पीहू की, तो मुझे यकीन है वो मुझे नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मुझसे बचपन से प्यार करती है और बचपन का प्यार इतनी आसानी से कोई नहीं भूल सकता। और मुझे पता है मेरी पीहू पैसों के पीछे पड़ने वाली लड़कियों में से नहीं है। मेरी पीहू सुनकर माया ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? मेरी पीहू बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें बचपन के प्यार पर, शायद तुम हमारा मकसद भूल गए हो। विशाल ने गुस्से से कहा, मुझे हमारा मकसद याद है, अगर भूला होता तो तुम्हारे साथ नहीं होता। माया ने भी उसी तरह से गुस्से से कहा, और भूलना भी नहीं चाहिए, भूलो मत, अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, तुम्हें इन 2 महीनों में पीहू को फिर से खुद की तरफ पहले की तरह झुकाना होगा ताकि वह आसानी से अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। विशाल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे नाम? विशाल की बात सुनकर माया ने गुस्से से कहा, भूलो मत कि आधी प्रॉपर्टी मेरी है और आधी तुम्हारी। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे जान, तुम तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हो, चिंता मत करो, मैं का तारांकन 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 जरूर हूँ, पर इतना नहीं कि तुम्हारे हिस्से की भी प्रॉपर्टी खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, आधी तो तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। विशाल की बात सुनकर माया रिलैक्स हो गई, वही कोई और था जो इन दोनों की बातें सुनकर शैतानी तरह से मुस्कुरा रहा था, ये कोई और नहीं पीहू थी। पीहू ने जानबूझकर माया के सामने इस तरह की बातें की थी क्योंकि उसका प्लान सबसे पहले माया और विशाल के बीच में फूट डालना था।
ताकि उसके दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई करते रहें। ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को लगता होगा कि मैं पहले की तरह ही बेवकूफ़ हूँ, पर अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि तुम दोनों के साथ मुझे क्या करना है। बहुत जल्दी तुम दोनों का ऐसा बैंड बजाऊंगी कि शादी में भी तुम लोगों का ही बैंड बजाएंगे। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों को कान के पीछे किया और अंदर चली गई। वहीं मल्होत्रा कॉर्पोरेशन में अक्षय का मन आज काम में नहीं लग रहा था। वो पीहू के पहले दिन शूटिंग पर उसके साथ रहना चाहता था। आखिर में उसने थक हार कर सभी फाइल्स को साइड में रखा और अपनी जगह से खड़ा होकर उसने अपने असिस्टेंट राघव की तरफ देखकर कहा, राघव, मैं तेरी मेरी यारी के शूटिंग पर जा रहा हूँ। राघव ने हैरानी से कहा, पर क्यों सर? अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे मतलब? राघव ने सबकते हुए कहा, सॉरी सर। अक्षय ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आज पीयू के पहले शूटिंग के दिन पर उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रहना चाहता हूँ। मुझे इतना पता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, उसे दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके सर, जो काम के अलावा कभी कुछ नहीं करते थे, आज अपनी वाइफ के लिए वह अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर शूटिंग पर जाने की बात कर रहे थे। राघव ने अपना सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं सर, आप जाइए, मैं आज का सारा काम देख लूंगा। अक्षय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सब काम संभालोगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अक्षय ने अपना ओवरकोट उठाया और केबिन से बाहर चला गया। वहीं शूटिंग लोकेशन पर पीयू अब तक पूरा सेट देख चुकी थी। उनकी आधे से ज्यादा शूटिंग एक कैंपस में होने वाली थी, क्योंकि यह कहानी कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स की थी और वह लोग कॉलेज में होते थे, इस वजह से पर यहाँ पर कुछ सीन शूट होने थे। पीहू अभी यह सब मुस्कुराते हुए देख रही थी कि तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कैसे हैं आप? पीहू ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे आशीष मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आशीष को देखकर पीहू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशीष आगे बढ़ा, उसने पीहू को गले लगाना चाहा, पर पीहू ने मुस्कुराते हुए खुद को उसे दूर किया और सॉरी, पर मैं इतनी जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। पीहू की बात सुनकर आशीष ने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पीहू की बात अच्छी नहीं लगी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर हमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील तो करना होगा ना, क्योंकि हम दोनों को हर रोज ऐसे हजारों सीन करने पड़ेंगे और अगर हमारे बीच की केमिस्ट्री अच्छी नहीं हुई तो फिर हमारे ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक एक्टर को खुद को अपने कैरेक्टर में डालना पड़ता है। पीहू आशीष की बात सुनकर पीहू को भी लगा कि आशीष सही कह रहा है। उसने आगे बढ़कर खुद आशीष को गले लगा लिया। वह इस तरह से गले लगाने के कारण आशीष को अच्छा लगा। एक को स्टार की हैसियत से कंफर्टेबल फील कराने के लिए आशीष को गले लगाया था, पर आशीष के दिल में तो कुछ और ही था, जिस बात का अंदाजा पीहू को दूर दूर तक नहीं था। आशीष को दिल से अपना को स्टार मान लिया था और आशीष की बात इसलिए उसने मानी थी क्योंकि आशीष काफी प्रोफेशनल एक्टर था और वह इंडस्ट्री का जाना माना नाम था। पीहू के गले लगने के बाद आशीष के अरमान जैसे जागने लगे थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर पीहू की पीठ पर रखा। उसका दिल कर रहा था कि वह पीहू को ऐसे ही जिंदगी भर खुद से चिपका कर रखे। वही कुछ देर बाद ही पीहू ने आशीष को खुद से दूर किया, पर कोई था जो जलती नजरों से उन दोनों को घूर रहा था। ये कोई और नहीं, अक्षय था। अक्षय अभी अभी शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा था, पर जैसे ही उसने अपने सामने का नजारा देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही आशीष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, और अब हम दोनों तो दोस्त हैं ना, और दोस्त के बीच में इतना तो चलता है, क्योंकि अगर हम अभी से कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो फिर शूटिंग में प्रॉब्लम होगी ना। पीहू, आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं आशीष? मैंने आपको दिल से दोस्त माना है और आप काफी प्रोफेशनल एक्टर भी है।
एक्टिंग के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको कई नॉलेज है और अब मैंने आपको हग करके ये प्रूफ कर दिया है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, हमें शूटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। आशीष के दिल में तो जैसे आज लड्डू फूट रहे थे, आखिर उसके प्यार में पहली बार उसे गले लगाया था। कुछ देर बाद आशीष और पीहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। आशीष ने कहा, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर आशीष वहां से चला गया। वहीं आशीष के जाते ही पीहू भी फिर से सेट को देखने के लिए निकल गई। तभी किसी ने उसे झटके से खींचकर अपने करीब किया। पीहू ने उस तरफ पलटकर हैरानी से देखा, उसके सामने अक्षय। अक्षय को देखकर पीहू की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अक्षय को देखकर फिर वो डर गई, क्योंकि अक्षय की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। अक्षय ने गुस्से से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गले लगाने की? अक्षय की बात सुनकर पीयू ने हैरानी से कहा, कि से? अक्षय ने उसके जबड़े को कस के दबाते हुए कहा, उस आशीष अग्रवाल को। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, मतलब आप तब से यहाँ पर थे? अक्षय ने गुस्से से उसके जबड़े को और ज्यादा कस के दबाते हुए कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। अक्षय की आवाज में गुस्सा था और उसके हाथों की पकड़ पीहू के कमर और चेहरे पर काफी मजबूत थी। पीहू ने दर्द भरी आवाज में कहा, अक्षु दर्द हो रहा है? अक्षय ने भी उसी तरह से कहा, मुझे भी यहाँ पर दर्द हो रहा है। इतना कहकर उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। पीहू ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में नमी देखकर अक्षय ने उसे झटके से छोड़ दिया। पीहू 2 कदम लड़खड़ा गई और उसने खुद को संभाला और अक्षय की तरफ देखा, जो गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए चक्कर लगा रहा था। वह जानती थी कि जब भी अक्षय इतने ज्यादा गुस्से में होता है, तब वो अपना गुस्सा कम करने के लिए इसी तरह की हरकतें करता है। उसने आगे बढ़कर अक्षय को बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कर रहे हैं, अब जानते हैं ना, मैं फिल्म शूटिंग करने आई हूँ और यहाँ पर ऐसे हजारों सीन होंगे जहाँ पर मुझे आशीष को गले भी लगाना पड़ेगा और हो सकता है किस भी करना पड़ेगा। वही अक्षय, जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पीहू की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने पीहू पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर सर्द आवाज में कहा, कभी नहीं, तुम्हारे करीब में किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अक्षय ने एक एक शब्द को बेहद सीरियस लहजे में कहा था, जिसे सुनकर पीयू ने हैरानी से कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर तो यह सब होता है। अक्षय ने गुस्से से उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, जब तक जरूरत ना हो तुम उसके करीब नहीं जाओगी। सिर्फ शूटिंग के टाइम पर तुम उसे गले लगा सकती हो, पर किस तुम उसे किस नहीं कर सकती। तुम्हारे होंठ सिर्फ मुझे किस कर सकते हैं। पीहू ने हैरानी से कहा, पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मैं क्या कहूंगी? अक्षय ने अपनी पकड़ उसके कमर पर मजबूत करते हुए कहा, वह मैं देख लूंगा, पर तुम मेरे अलावा कभी किसी और को किस नहीं कर सकती और बेवजह गले भी नहीं लगा सकती, यहाँ तक कि तुम हाथ भी नहीं लगा सकती। पीहू ने हैरानी से कहा, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? अक्षय ने गुस्से से कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हें मानना होगा। पीहू ने खुद को शांत किया, फिर भी वो जानती थी अक्षय शांत नहीं होने वाला, इसलिए उसने प्यार से कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं करूँगी, बस आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। अक्षय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मुझे गुस्सा दिलाने का काम ही क्यों करती हो? पीहू ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर कहा, अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया? अक्षय ने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर होंठ रख दिए। इस वक्त वो लोग कॉरिडोर की एक ऐसी जगह पर थे जहां पर ज्यादातर लोग नहीं आते रहे थे।
अक्षय ने पीयू के होठों पर बेदर्दी से किस करते हुए कहा, तुमने किसी गैर मर्द को अपनी मर्जी से गले लगाया जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर अक्षय ने अपने होठों पीहू के होठों पर बेदर्दी से गिराना शुरू कर दिया। अक्षय किस करने के साथ साथ पीहू को बाइट भी कर रहा था। अब पीहू को काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। तूने अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश की पर अक्षय तो जैसे उसे सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वह ये नहीं देख सकता था कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी और की बाहों में हो। काफी देर तक अक्षय पीहू के होठों पर किस करता रहा। जब उसे लगा कि पीहू सांस नहीं ले पा रही है तब उसने अपने होठों की गिरफ्त से पीहू को आजाद किया। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके होंठ सूजकर लाल हो चुके थे और कई जगह पर कट भी लगे हुए थे। पीहू ने लंबी सांस लेते हुए अक्षय को घूर कर देखा और गुस्से से कहा, यह आपने क्या किया? शूटिंग के पहले ही दिन आपने मेरे होठों को इस तरह से खराब कर दिया। अब मैं शूटिंग कैसे करूंगी? पीहू ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें हल्की नम थी क्योंकि वह अपनी शूटिंग के पहले दिन के लिए काफी एक्साइटेड थी। अक्षय ने जैसे ही उसकी नम आंखें देखी उसने आगे बढ़कर पीहू को पकड़ना चाह पर पीहू ने गुस्से से उसे दूर धकेला और दौड़ते हुए कॉरिडोर से बाहर भाग गई। उसे जाता देख अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझे इस तरह से धक्का नहीं देना चाहिए था बीवी। आज के लिए यह बस इतना ही। क्या पीहू हो गई है अक्षय से नाराज और क्या आशीष ला पाएगा अक्षय और पीहू के बीच दूरियां? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको दोपहर को। मैं दोपहर को एक और एपिसोड अपलोड करूंगी। वैसे आप सब लोगों के कमेंट मैंने पढ़े। आप में से किसी ने कहा कि लीफ मत लाओ, मैं लिट लाने वाली हूं, पर अभी उसके लिए काफी टाइम है, मतलब 10 से 15 एपिसोड तो लगेंगे ही। और किसी ने मुझे सच में मेरे दिल की बात थी वही सजेशन दे दिया, दीदा और दिग्विजय जी की शादी।